स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 11 के इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का पार्ट 1 है। हमने कंप्लीट सिलेबस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां से आपके फाइनल ईयर में यानी ईयरली एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन सभी क्वेश्चन को दो पार्ट में जो है कवर किया है। पहला पार्ट ये है और सेकेंड पार्ट इस पार्ट के बाद जो है आ जाएगा। सो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर अभी तक आपने इतिहास में कुछ भी नहीं किया है तो ये जो क्वेश्चन मैं आप सभी को बता रहा हूं, इन क्वेश्चन को कर लीजिएगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे दोस्तों, गारंटी से। आप मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा, पिछले साल भी हमने सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे और सारे पेपर वहीं से आए हैं। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए, तो यहां पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया है। हर क्वेश्चन के सामने एमसीक्यू भी जो है उसका उत्तर भी समाहित किया हुआ है। यहां मैसोस का अर्थ क्या है? तो मैसोस का अर्थ होता है मध्य। पोटोमोस का क्या अर्थ है? तो पोटोमोस का मतलब होता है नदी। इस तरह से पहले चैप्टर से, जिसका नाम है क्या है, शहरी लेखन कला और शहरी जीवन, तो वहां से क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। तो ये सभी एमसीक्यू उसी पहले चैप्टर से संबंधित है। इराक मेसोपोटामिया के जिस भाग में सबसे पहले नगर और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ, वो था दक्षिण के रेगिस्तानी भाग में। मेसोपोटामिया को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो उसे इराक के नाम से जाना जाता है। मेसोपोटामिया के इतिहास को उपलब्ध स्रोत क्या है? तो वो लिखित दस्तावेज, मुद्राएं, कब्रें, यानी उपरोक्त सभी प्राचीन व्यवस्थाओं में जहां की खेती सबसे अधिक उपजाऊ देने वाली थी, वो थी दक्षिणी मेसोपोटामिया की। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, नहीं अभी इसमें एक सेकंड, थोड़े से क्वेश्चन रह गए इसके अंदर, उसको भी हम देख लेते हैं। चलिए यहां देखिए, ये 5 क्वेश्चन यहां पर हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण लगभग शुरू हुआ। तो मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण लगभग 3000 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। इसी प्रकार से मेसोपोटामिया की देवी इन्नाना थी, प्रेम और युद्ध की देवी। मेसोपोटामिया में खेतों, मत्स्य क्षेत्रों, लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था। तो किसको माना जाता था? आराध्य देवी को। मेसोपोटामिया के लोग अपने देवता को क्या अर्पित करते थे? तो मछली, दही, अन्न यानी उपरोक्त सभी अर्पित करते थे मेसोपोटामिया के लोग अपने देवी देवताओं को। तांबा और रांगा धातुओं के मिश्रण से बनने वाली मिश्र धातु कौन सी है? तो है कांसा। इसी प्रकार से वारकाशीर्ष नामक मूर्ति कला का प्रसिद्ध नमूना मेसोपोटामिया के जिस नगर से मिला है वह है उर। मेसोपोटामिया का जो जलमार्ग व्यापार के लिए विश्व मार्ग का काम करता था, उस मार्ग का नाम है फरात नदी जलमार्ग। आपसी लेन देन का स्थायी हिसाब रखना आधार बना लेखन कार्य की शुरुआत। इसी प्रकार देख सकते हैं बाइबल के किस भाग में मेसोपोटामिया का कई संदर्भों में उल्लेख किया गया है? तो पहले भाग ओल्ड टेस्टामेंट। तो ये जितने भी एमसीक्यू हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने भी एमसीक्यू यहाँ पर आप दिख रहे हैं, मेसोपोटामिया का चंद्र देवता क्या कहलाता था? तो उर जो है वो चंद्र देवता था। मेसोपोटामिया के व्यवस्था के अनुसार पानी और मल जाता है कहाँ पे? नाली में। तो ये सारे आप देख सकते सभी एमसीक्यू। मेसोपोटामिया के लोगों ने एक वर्ष को कितने महीनों बांटा हुआ था? तो 12 महीनों में। असुर बेनुपाल का पुस्तकालय जिस देवता के मंदिर में केंद्रित था, वो देवता का नाम है नाबू। असुर बनिपाल के पुस्तकालय में मूल ग्रंथों की संख्या कितनी थी? तो 1000 थी। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और साथ ही साथ आपको क्या करना है, इन सभी का आप जो है वीडियो को पॉज करके राइट डाउन भी कर सकते हैं, जिससे आपका एक अच्छा नोट्स बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बेबीलोनिया को असीरियाई आधिपत्य से मुक्ति कब मिली? तो 625 ईसा पूर्व में। बेबीलोन का अंतिम शासक था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह है नेबोनिडस। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं मिली हैं वे लगभग है 3200 ईसा पूर्व की।
मेसोपोटामिया की कीलाकार लिपि का प्रत्येक चिन्ह क्या व्यक्त करता है? तो वो अक्षर को व्यक्त करता है। साइप्रस के द्वितीय द्वीप अलासिया से आने वाली जिस धातु को लेख पट्टिकाओं मिला है वह धातु है तांबा। जिगुरात नगर था कहां? विशाल राजमहल। बाबिलों का मुख्य देवता था मदरुक। ठीक है, इस तरह से ये चीजें आपको कवर करनी है। अगला देखिए, क्या है? दक्षिण मेसोपोटामिया के लोगों का और देवता था सूर्य देवता। असीरियाई राज की स्थापना कब हुई? तो 1100 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना होती है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन है एमसीक्यू में पूछे जाएंगे इस चैप्टर से। तो सारा एमसीक्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं। इन सभी एमसीक्यू को आप कवर कर लीजिएगा। मैं एक एक अगर एमसीक्यू आपको बताते चलूंगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। ऐसे में समय ज़्यादा नहीं है, तो इस हिसाब से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका आप प्रैक्टिस कर लीजिए। क्वेश्चन एमसीक्यू के इन्हीं में से आएंगे। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मारी राजा अद्वितीय था, वो व्यापार और समृद्धि की दृष्टि से। सरगोन किसका राजा था? अक्कद का। क्लियर? इसी प्रकार से मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है? तो मेसोपोटामिया यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसोस और पोटोमोस से बना है। मेसोस का अर्थ होता मध्य और पोटोमोस का अर्थ होता नदी। इस प्रकार मेसोपोटामिया शब्द नदियों के मध्य स्थित उपजाऊ प्रदेश को इंगित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का ये। इसके बाद देखेंगे मेसोपोटामिया के दो स्थलों के नाम बताओ जहां लंबे समय तक खनन कार्य चला। वह है उरुक और मारी। इराक के किस भाग में सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ? वह दक्षिण के रेगिस्तानी भाग में। मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण कब शुरू हुआ? तो कांस्य युग अर्थात लगभग 3000 ईसा पूर्व में। क्लियर? चलिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए तो कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इसी प्रकार से हमने पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हर इंपॉर्टेंट वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रखे हैं। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट वीडियो क्वेश्चन नहीं देखे है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाए, वहां से आकर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ हमने जो DOE का सैंपल पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, उसको बहुत अच्छी तरह से सॉल्व किया है, पूरा एनालाइज के साथ। उसका पूरा कह सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन को बहुत सही तरीके से समझा है और उसके माध्यम से आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। तो वो दोनों वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं असुरबनिपाल कौन था? तो असुरबनिपाल असीरिया का अंतिम शासक था। उसकी उपलब्धियां क्या थी? तो उसने अपनी राजधानी निनिवे में एक पुस्तकालय की स्थापना की और उसने इतिहास, महाकाव्य, साहित्य, ज्योतिष आदि की पट्टिकाओं को भी इकट्ठा करवाया। इसी प्रकार से बेबीलोनिया को असीरियाई आधिपत्य से कब और किसने मुक्त कराया? तो दक्षिण कछार के एक शूरवीर नेबोपोलस्सर ने 625 ईस्वी में। तो ये आपको करना है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि आप ये सभी अगर कर लेंगे तो इससे बात तो क्वेश्चन है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं अधिकतर वही क्वेश्चन आपको क्लियर करवा रहा हूँ जो जिनके पूछे जाने की संभावना 100% है। ठीक है, क्लियर? आगे करते हैं। क्यूनिफॉर्म शब्द कैसे बना है? तो क्यूनिफॉर्म शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों क्यूनियस तथा फोर्मा से मिलकर बना है। क्यूनियस का अर्थ है खूंटी और फोर्मा का अर्थ है आकार। तो ये इंपॉर्टेंट है भी। मेसोपोटामिया के लोगों की लिपि कैसी थी? तो कीलाकार लिपि थी या क्यूनिफॉर्म लिपि थी। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरियन भाषा का स्थान किसने लिया? अक्कदी भाषा ने। मेसोपोटामिया की में साक्षरता कम क्यों थी? तो इस तरह से सारी चीज आपको कवर करना है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर दिखाए हुए हैं। यहाँ पे देखिए गिलमिस महाकाव्य किस बात के महत्व को दर्शाता है? मेसोपोटामिया को संसार की सबसे बड़ी देन क्या है? बेबीलोनिया को उच्च संस्कृत केंद्र क्यों माना जाता है? स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक कौन था? इसका कार्य बताओ। तो स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक नेबुनेरस था। उसने अक्कद के राजा सारगोन की खंडित मूर्ति की मरम्मत करवाई थी। आगे इसी प्रकार से
विभाजन शहरी जीवन की महत्वपूर्ण, शहरी जीवन में शहर विभाजन का क्या महत्व है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसी प्रकार से शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन होना क्यों जरूरी है, मेसोपोटामिया की विश्व की क्या देन है, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। विश्व की मेसोपोटामिया को क्या देन है, यहाँ देखिए विश्व को मेसोपोटामिया की क्या देन है, बेबीलोन नगर की मुख्य विशेषता बताओ। ये सारी बेबीलोन नगर की मुख्य विशेषता यहाँ पर दी हुई हैं, सभी चीज़ें क्लियर तरीके से साफ और सुस्पष्ट तौर पर हमने इसको शामिल किया है ताकि आपको उतारने में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस कंप्लीट पीडीएफ अगर हम बात करें तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल क्या है, द पॉलिटिकल मास्टर आप सर्च करेंगे तो डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है, यूनिफॉर्म शब्द कैसे बना, ये सारी चीजें आपको पता है। चलिए अगला चैप्टर है तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। यानी हम इस वीडियो में अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर पार्ट 1 में हमने 4 चैप्टर को शामिल किया है। इसके बाद जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें 3 और चैप्टर को हम शामिल करेंगे तो कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का जो ईयरली एग्जाम में पूछे जाएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। तो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, तो यहाँ पर कुछ चीजें जो है सम्राट कंस्टेंटाइन वाला क्वेश्चन आएगा। जैसे ता चीन का मतलब क्या होता है, तो ता चीन का मतलब होता है बृहत्तर चीन अथवा मुख्य रूप से पश्चिमी। सेनेट कौन थे, तो ये धनी अर्थात उच्च वर्ग के लोगों की एक संस्था थी जिसे सेनेट कहा जाता था। इसी प्रकार से इस चैप्टर के एमसीक्यू की बात करें, यहाँ आप देखिए रोमन साम्राज्य में शामिल था, तो रोमन साम्राज्य में सभी शामिल थे। आधुनिक यूरोप का अधिकांश भाग, पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग, तो उस जमाने में रोमन साम्राज्य में सारे शामिल होते थे। रोमन साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर स्थित था सहारा रेगिस्तान। ये आप सभी क्वेश्चन, बलात् भर्ती वाली सेना थी किसकी, फारस की। गृह युद्ध का उद्देश्य है सत्ता हथियाना। दिनारियस नामक सिक्के में शुद्ध चांदी होती थी, लगभग 4.5 ग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट, दिनारियस और सोलिडस, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। इसी प्रकार से देखिए रोम की साम्राज्य की प्रणाली मूल आधार था बड़े बड़े शहर। इसी प्रकार से ईरान में सार्वजनिक स्नान का विरोध किया पुरोहित वर्ग ने। चलिए नेक्स्ट, रोमन साम्राज्य में सोने चांदी की खानों की खुदाई में जिस शक्ति के बड़े पैमाने पर प्रयोग होता था उसे कहा जाता है जल शक्ति। रोम में अधिक महंगा श्रम था दास श्रम। इसी प्रकार से देखिए रोमन सेनेटरों तथा नाइट वर्ग असमानता दर्शाने वाले बिंदु है। इसमें सभी कई नाइट जहाजों के स्वामी थे, कई नाइट व्यापारी थे और कई नाइट साहूकार थे। इसी प्रकार से रोमन सरकार ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर जिस धातु के सिक्के चलाए वह है सोना। रोमेतर राज्यों की स्थापना 540 के दशक में रोम और ईरान द्वारा आपस में बांटे गए अधिकांश भाग को चीनी लोग क्या कहा करते थे, तो ता चीन कहा करते थे। चीनी लोगों का वा चीन से अभिप्राय था बृहत्तर चीन। इसी प्रकार से मिस्र में साक्षरता के बारे में बताने वाले औपचारिक दस्तावेज लिखे हुए पाए गए हैं किस पर, पैपाइरस पर। किस पर, पैपाइरस पर लिखे गए हैं। 6वीं शताब्दी में जस्टिनियन के शासनकाल में मिस्र से रोमन साम्राज्य को करों के रूप में प्राप्त होने वाली वार्षिक धनराशि थी, वो थी 25 लाख सोलिडस। सोलिडस शुद्ध सोने का सिक्का होता था जिसका वजन 4.5 ग्राम होता था। ये सारी चीजें आपको कवर करनी है, यहाँ पर देख लीजिए सभी चीजें यहाँ पर हमने समाहित किया हुआ जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। रोमन साम्राज्य की 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। परवर्ती पुराकाल से क्या अभिप्राय है, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परवर्ती पुराकाल। कंस्टेंटाइन और डायक्लोशियन के समय के परिवर्तन क्या थे, कंस्टेंटाइन के समय के परिवर्तन क्या थे, ये 8 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ देखिए एम्फोरा क्या थे, ये किस क्षेत्र में बनाए जाते थे,
रोम में सबसे बढ़िया अंगूरी शराब और गेहूं का कहां से आता था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एम्फोरा और रोम में सबसे बढ़िया गेहूं की शराब। इसी प्रकार से रोमन साम्राज्य की सामाजिक श्रेणियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो रोमन साम्राज्य की जो सामाजिक श्रेणियों का संक्षिप्त वर्णन, पूर्ववर्ती काल, प्रवर्ती काल, अभिजात वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग, ये सारे आपको कवर करने यहाँ पर इस पूरे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा पेपर में। इसी प्रकार से आपका जो चैप्टर अगला है वो कौन सा है? यायावर साम्राज्य। मंगोलों का यायावरीकरण मध्य एशिया के निम्न क्षेत्र में हुआ था। तो स्टेपीज में, मंगोल के स्टेपीज क्षेत्र के दक्षिण भाग में मरुस्थल था, तो गोबी। स्टेपीज प्रदेश के मंगोलों को सर्वप्रथम किसने संगठित किया? तो चंगेज खान ने। ये सारे चंगेज खान का जन्म लगभग कब हुआ? 1162 ईस्वी में। ये जितने भी एमसीक्यू हैं चंगेज खान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तेमुजून का प्रथम मित्र और विश्वास साथी था कौन? बोगोर्चू। चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था? तो तोमीजुन। चंगेज खान को मंगोल कबीले के सरदार ने जो उपाधि दी थी तो वो कौन कौन थी? सार्वभौम शासक, समुद्री खान और चंगेज खान। चंगेज खान की मृत्यु कब हुई? तो 1227 ईसा पूर्व में। चंगेज खान ने अपने युद्ध अभियान आरंभ किए घोर शीत ऋतु में। मोंगे के छोटे भाई हुलुगु के अधीन ईरान में इलखानी राज्य की स्थापना कब होती है? तो 1258 ईस्वी में इसकी स्थापना की जाती है। इसी प्रकार से ये सारे आपको करना है। पेकिंग में एक महान खान के रूप में कुबलाई खान का राजद्रोह हुआ था 1260 ईस्वी में। तैमूर ने अपने आप को जिस उपाधि से विभूषित किया वो था गुरिगेन और शाही दामाद। जहीरुद्दीन बाबर ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कब किया? 1526 ईस्वी में। तो ये सारी चीजें एक आपको कवर कर लेना है। मंगोल साम्राज्य से और एमसीक्यू तो ये सारी चीज आपको करना है, ये आप कर लीजिएगा। इसी प्रकार से बर्बर शब्द का क्या अर्थ है? चंगेज खान के पुत्र बाटू के सैनिक अभियान में 2 सफलताएं बताइए। मंगोल कौन थे? मोंगे कौन था? उसने फ्रांस के शासक लुई नौवे को क्या चेतावनी दी थी? तो ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। इसी प्रकार से मंगोल कबीलों को चारागाहों की खोज में क्यों भटकना पड़ता था? मंगोलों के लिए व्यापार इतना महत्वपूर्ण क्यों था? चीन की महान दीवार क्यों बनाई गई? चंगेज खान के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा चंगेज खान कौन था? वह मंगोलों का महानायक कैसे बना? दीजिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उलूस और चार उलूस से क्या? चंगेज खान ने अपनी सेना को किस प्रकार नया रूप दिया? उसके द्वारा किए गए सैनिक परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। इसी प्रकार से आपका आज का लास्ट चैप्टर का जो क्वेश्चन वो है 3 वर्ग। क्या है? 3 वर्ग। जो जिस शब्द से निकला वो क्या है? फ्यूड। तो सामन शब्द जर्मन शब्द से निकला, जिसका जो शब्द है फ्यूड से निकला हुआ है। फ्रांस के राजाओं का अपनी प्रजा के साथ जुड़ाव किस प्रथा कारण था? तो वो वैसलेज प्रथा के कारण था। सामंतवाद के अंतर्गत अभिजात वर्ग लॉर्ड घर क्या कहलाता था? तो मेनर कहलाता था। नाइट को अपनी सेवाओं के बदले लार्ड से क्या मिलती थी? फीप मिलती थी। तो ये देखिए 529 में इटली में स्थापित मठ था सेंट बेनेडिक्ट। बरगंडी का प्रसिद्ध मठ कब स्थापित किया गया? क्लूनी। भिक्षुओं के वे समूह जो मठों में रहना पसंद नहीं करते थे क्या कहलाते थे? फ्रायर। तो सर्प किसान कहलाते थे। राजा द्वारा लगाए जाने वाले प्रत्यक्ष कर टैली से मुक्त थे किसान। सिरेडिया गिल्ड। फ्रांस के बड़े चर्च क्या कहलाते थे? कैथेड्रल कहलाते थे। किसको ने कब विद्रोह किया? फ्रांस का बालक शासक था लुई। ठीक है, तो कौन था? लुई 13वां। वर्तमान में इंग्लैंड में प्रशासनिक प्रणाली कैसी है? राजतंत्र। मध्यकाल किसे कहते हैं? इसकी मुख्य विशेषता बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट मध्यकाल।
इसके बाद 3 वर्गों से क्या अभिप्राय है? सामंतवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। रोमन साम्राज्य का कौन सा प्रांत आगे चलकर फ्रांस बना और कैसे? तो रोमन साम्राज्य का गोल प्रांत आगे चलकर फ्रांस बना। इसे जर्मनी की फ्रैंक नामक एक जनजाति ने अपना नाम देकर फ्रांस बना दिया। फ्रांस का समाज किस आधार पर 3 वर्गों में बटा हुआ था? तो ये इस तरह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मेनर क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सामंती प्रथा के अंतर्गत फीत क्या थी? टीथ क्या था? मध्यकालीन मठों का क्या कार्य था? और इसी प्रकार से अगर देखें सामंतवाद क्या था, इसकी आर्थिक विशेषता बताइए। तो ये 8 नंबर में जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 4 नंबर में भी गोल किस प्रकार फ्रांस बना? 11वीं शताब्दी तक फ्रांस की क्या स्थिति थी? फ्रांस के प्रारंभिक सामंती समाज के 2 लक्षणों का वर्णन कीजिए। फ्रांस के सर्प और रोम के दास के जीवन की दशा की तुलना कीजिए। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मध्यकालीन यूरोप में सामंतवाद के विभिन्न वर्गों में जो संबंध था उसका वर्णन कीजिए। सामंतवाद के राजनीतिक और आर्थिक महत्व का वर्णन कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट है ये 8 नंबर में पूछा जाएगा। फ्रांस के कैथीड्रल नगर किस प्रकार अस्तित्व में आए और कैथीड्रल नगर किस प्रकार बनाए जाते थे? काफी इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। मेनर की जागीर क्या थी? इसकी मुख्य विशेषता बताइए। मेनर की जागीर से क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारण थे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, यूरोप में 14वीं शताब्दी का संकट क्या था? इसके लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी थे? इस संकट के क्या परिणाम निकले? यह भी 8 नंबर में पूछा जा सकता है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, तो ये क्या है? अभी तक हमने 4 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर कर लिए हैं। पहला चैप्टर लेखन कला और शहरी जीवन, दूसरा 3 महाद्वीपों में पहला हुआ साम्राज्य, तीसरा है यारार साम्राज्य और चौथा 3 वर्ग। तो पार्ट 1 में हमने 4 चैप्टर कवर किए हैं। इसके बाद जो पार्ट 2 आने वाला है उसमें हम करेंगे बदलती हुई संस्कृति और परंपराएं। उसके बाद हम करेंगे आपका और मूल निवासियों की विस्थापन, एंड देन हम करेंगे आधुनिकीकरण के रास्ते। तो ये 3 चैप्टर और बचे हैं जो नेक्स्ट पार्ट में हम आपको क्लियर कर देंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि द पॉलिटिकल मास्टर चैनल पर इसी प्रकार के सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार जारी किए जा रहे हैं।